नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्रीकाल का एक और ये एपिसोड जरा हटके का। हमारे साथ हैं हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, स्त्रीकाल के दर्शक इनसे परिचित हैं। मेरा कोई इरादा अपराधों की सूची गिनाने का नहीं है, जो तेजस्वी यादव और आरजेडी लगातार रोज के हिसाब से जारी करते हैं। मेरा इरादा है कि ये हो क्या रहा है। सुशासन और जंगल राज के बाइनरी में भी हम इसको नहीं समझना चाह रहे। हम समझना चाह रहे हैं इसके भीतर के कास्ट एंगल को और उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन को, और इसको कैसे कौन सा दल किस तरह से एड्रेस कर रहा है, क्योंकि इसका बड़ा असर चुनाव पर होने वाला है। जैसे अब देखिए, मान लिया कि आज का ट्वीट देखिए, तो अपराधों की बात करें तो तेजस्वी जी ने आज जो जारी किया है कि नीतीश का महाजंगल राज, मोदी नीतीश का। बिहार में तो कोई नेता है नहीं बीजेपी का, तो उनको कहना पड़ता है मोदी नीतीश। बेगूसराय में 2 युवकों की हत्या, सुपौल में एक व्यक्ति की हत्या, नालंदा में सुखदेव ठाकुर की गोली मारकर हत्या, मुंगेर में 16 वर्षीय युवक को गोली मारकर, पटना में जेडीयू नेत्री सोनी निषाद को गोली मारी, नालंदा में महिलाओं की हत्या। आज की सूची उन्होंने जारी कर दी। इसी तरीके से उन्होंने कल भी एक सूची जारी की थी और आरा में एक घटना घटी है, उसकी भी चर्चा की थी। हमारा फोकल पॉइंट जो है आज की बातचीत का, हमारे आज की बातचीत का जो सेंट्रल पॉइंट है वो आरा से शुरू होता है। हम अपराध की संख्या, फिर से मैं दोहरा दूं कि मैं अपराधों को गिनाने के प्रसंग में नहीं, लेकिन आरा में क्या हुआ। आरा में यादव और कुशवाहा, यादव और कोयरी जाति के लोगों पर गोलीबारी हुई। स्पष्ट, इसमें कहीं कोई जाति का कोई मसला दूसरा और कुछ नहीं। ये लोग एक बारात में थे, शादी में जा रहे थे, और उसमें पार्किंग के सवाल को लेकर या गाड़ी को आगे पीछे किए जाने को लेकर के हत्या हुई। गोली चलाने वाले लोग ऊंची जाति के थे, शायद राजपूत थे, हेमंत जी बताएंगे। अब जो अलग अलग वर्जन है, अलग अलग वर्जन में यह कहा जा रहा है कि इनका पुराना राइवलरी था, राइवलरी पंचायत चुनावों को लेकर था। तो हम लोग और समझेंगे कि राइवलरी ही सही, लेकिन ये जाति राइवलरी ही था। पुलिस के अभी वर्जन में जाति राइवलरी। तो ये जो जाति राइवलरी बढ़ती जा रही है और चुनाव नजदीक आ रहा है, मुजफ्फरपुर में पासवानों के ऊपर कुछ भूमिहारों का हमला, औरंगाबाद के एक गांव में से भी ये सूचना आई कि एक पासवान और भूमिहारों में आपस में ये हुआ और वहां हमला हुआ। फिर पुलिस ने उसमें एक्शन लिया, तो फिर जो भूमिहार टोला था या जो भूमिहार इलाका था, उन लोगों ने काफी कैंपेन करके सस्पेंड करवाया वहां के पीसीआर जो होता है, जो उसके इंस्पेक्टर। नालंदा में एक नाई जाति के व्यक्ति की हत्या ये हुआ। हत्या करने वाले की बात अब जब आई, अब देखिए, अब उसको जब एड्रेस करते हैं तेजस्वी जी, तो जाहिर है कि बीजेपी और जेडीयू के लोग जहां यादव होते हैं वहां यादव खोज के लाएंगे। तो नीरज जी ने, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने वहां हत्या के मसले पे यादव अक्यूज्ड पुलिस की तरफ से, और बताया कि ये तेजस्वी जी के ही लोग। यहां कास्टवार का वो एंगल नहीं है, लेकिन हालांकि जो मृतक की पत्नी है वो ये कह रही है कि चूंकि काम करने से शादी में नाई जाति के व्यक्ति ने मना कर दिया, इसलिए गोली चला दी। तो फिर कास्ट एंगल हो जाता है, चाहे मारने वाला यादव हो या गोली चलाने वाला कोई यादव हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोयरी हो या कुर्मी हो, कोई भी हो, क्योंकि यहाँ फिर कास्ट के जो ग्रेडेड कास्ट सिस्टम है वो इसमें आ गया है। तो अगले आधे घंटे में हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो इसी पर, कि ये जो जाति का जो संघर्ष फिर से शुरू हुआ है क्या बिहार में, इसका क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है और कौन सी पार्टियां किस तरह से इसको एड्रेस कर रही हैं। क्योंकि हमारा कोई इरादा यह नहीं है कि पटना में भी एक जेडीयू नेत्री की हत्या हो गई है, ये रोज की हत्या है, और ये इसको भी समझेंगे। हालांकि हमने पहले भी बात की है कि तेजस्वी जी जो ये जंगल राज, अभी का जंगल राज दिखा रहे हैं, तो उसमें वो कितना नैरेटिव बनाने में सफल हुए हैं या होंगे। हेमंत सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सा एक
आरा वाली घटना केंद्र में रखिएगा, फिर यदि हमारे पास कुछ और वीडियो वगैरह आते हैं तो हम आपको दिखाएंगे। तो आरा वाली घटना को रखिए, और जो हमने एक दो उसको लिया है, ये क्या आप इसको किस रूप में देख रहे हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टियां इसको एड्रेस कर रही हैं उसको कैसे देख हेमंत सर? संजीव जी, जो आरा में जो घटना हुई है उसको मैं इस रूप में देख रहा हूं कि अभी नीतीश जी का जो ये उत्तरार्ध है वह एक तरह से सोसाइटी में फिर से सवर्ण वर्चस्व की पुनर्स्थापना, ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना इन रूपों में दिखाई दे रही है। और इन जीवन के हर क्षेत्र में जब इनकी पुनर्स्थापना होगी, इनका वर्चस्व कायम होगा, तो वो रिप्रेशन लेकर के आएगा, वो उत्पीड़न लेकर के आएगा, और यही हो रहा है। आरा वाली जो घटना है, जो अगियाव विधानसभा क्षेत्र के अधीन एक लहरपा गांव है, उस गांव में ये घटना हुई। वहाँ एक कुशवाहा बिरादरी के घर पर बेटी की शादी थी, वहाँ बारात आ गई हुई थी, दरवाजा लग रहा था और वहाँ भीड़ भाड़ लगी हुई थी। स्वाभाविक है कि जब दरवाजा लगता है तो आसपास में भीड़ जमा हो जाती है, अगर सड़क है वो तो वहां पर यातायात भी रुक जाता है। तो कुछ लोग जो थार गाड़ी से उधर से गुजरे, उन लोगों से बहस हुई रास्ता क्लियर करने को लेकर के। उसके बाद वो थार वाले जो थे वो गए, थोड़ी देर के बाद वापस आए और उन लोगों ने गोलीबारी की, जिसमें 2 लोग मौके पर मारे गए, एक व्यक्ति की अस्पताल में शायद इलाज के दौरान मौत हुई, जो और कुछ और 6-7 लोग उसमें घायल हैं। उसमें जो मरने वाले लोग हैं उसमें कुशवाहा हैं, घायल लोग जो हैं उसमें यादव हैं, और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों ने मारा, वो राजपूत बिरादरी से हैं। ये घटना जो है, इसको मैं समझता हूँ कि यह मान सम्मान पर भी चोट है। एक तरह से बेटी की बारात दरवाजे पर आई हुई है और सिर्फ इस नाम पर लोग रुकते ही हैं। शहर में आप देखते हैं कि जब बारात निकलती है तो जाम लग जाता है, लोग पीछे भी धीरे धीरे ट्रैफिक स्लो हो जाता है। तो इसको लेकर के ये जो है, ये कौन सा मन मिजाज है जो आपको गोली चलाने के लिए प्रेरित करता है? ये कहीं ना कहीं से आगे सामने वाले को सबक सिखाने या सामने वाले को अपनी हैसियत दिखाने की जो मंशा होती है, उस मंशा से लोग ऐसा करते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि आप सामने वाले को कुछ नहीं समझते हैं, ये नहीं समझते हैं कि उनकी इज्जत भी है, उनका मान सम्मान भी है। तो ये जो घटना है, ये बिल्कुल हाल के दौर में इसलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं कि जब बीजेपी धीरे धीरे जब बिहार में सत्ता के केंद्र में आ गई हुई है, नीतीश जी मुख्यमंत्री होते हुए भी आज की तारीख में हाशिए पर हैं। मुख्यमंत्री का पूरा पावर एंजॉय अगर कोई कर रहा है तो पूरा बीजेपी का लीडरशिप कर रहा है। उसमें जो है उनके सम्राट चौधरी हैं, उसमें विजय सिन्हा है, ये लोग पावर एंजॉय कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। अभी आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर जिले के जेडीयू नेता के घर पर शादी में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से गए थे, और मैं कह सकता हूं कि जहां वो गए थे उसकी दूरी मुजफ्फरपुर से अगर सड़क मार्ग से है तो 100 किलोमीटर के भीतर होगी। अब बताइए, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हेलीकॉप्टर से शादी में आप जाते हैं। तो ये जो पावर एंजॉय जो मैं कह रहा हूं, ये इसलिए आप कर पा रहे हैं कि नीतीश जी आज की तारीख में बहुत ही स्ट्रांग नहीं रह गए हुए हैं, वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए उनके पावर का एंजॉयमेंट जो है दूसरे लोग कर रहे हैं। नहीं तो हेलीकॉप्टर लेकर के कौन कहाँ जाएगा, ये तो खैर सपने में भी कोई नहीं सोच सकता। तो ये जो पूरा माहौल बना है, जो बीजेपी का वर्चस्व कायम हुआ है, बीजेपी सत्ता के केंद्र में आ गई है, और जो उनका जो समर्थक आधार है, जो उनका मतदाता आधार है या कह लीजिए समर्थक आधार है, वो निश्चित रूप से उसमें अपर कास्ट का डोमिनेंस है। अपर कास्ट उनका कोर वोटर है, और इस मुल्क में अपर कास्ट होना ही अपने आप में एक तरह से वो अन्याय के पक्ष में खड़ा होना होता है, मेरा साफ मानना है। क्योंकि समाज के रूप में वह समाज कभी भी अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करता हुआ नहीं दिखता है। उसमें इंडिविजुअल लोग होते हैं जो इसके स्टैंड लेते हैं, वो अपना जीवन भी कुर्बान करते हैं इन मूल्यों को लेकर के। लेकिन सोसाइटी एज ए होल जो है वो हमेशा ये एक तरह से वर्चस्ववादी सोसाइटी है, और वर्चस्ववादी सोसाइटी का
मतलब ही होता है कि वो रिप्रेसिव होगा, वो इंक्लूसिव नहीं होगा। तो ये जो मैं कह रहा हूँ इसके पीछे ही है कि जिस तरह जैसे जैसे बीजेपी पावरफुल होगी इस तरह की रिप्रेशन बढ़ेंगे। लेकिन कॉन्ट्रास्ट ये है कि इसी समय में, इसी वक्त में जो सोशल जस्टिस को क्लेम करने वाले लोग हैं, उसमें चाहे बीजेपी के साथ गए हुए लोग हों, चाहे बीजेपी के बाहर जो विपक्ष के लोग हैं, उनकी भूमिकाओं पर आप गौर कीजिए। बीजेपी के साथ जीतन राम मांझी है, बीजेपी के साथ चिराग पासवान है। ये लोग इस तरह की घटनाओं पर जुबान तक नहीं खोल रहे हैं। ये कुछ गोल मटोल बात बोल रहे हैं, कुछ जलेबी टाइप की बात बनाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। कोई ठोस और किसी को निशाने पर लेकर के बात नहीं करना चाहते हैं। ये हाल मिल करते हैं और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय नहीं मिलता है। उस पीड़ित पक्ष को एक तरह से थका करके और उसको अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है, उसको तरह। और दूसरा दूसरा पक्ष ये है कि जो लोग अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हमको भी शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए, ऐसे उसमें नाम मैं लेना चाहता हूँ कि आईपी गुप्ता जैसे लोग, क्या वो इन सवालों पर कभी उनको आपने बोलते हुए देखा है? इन सवालों पर लड़ते हुए देखा है? इन सवालों पर कोई स्टैंड लेते हुए देखा है? दिखते हैं। इन सवालों पर स्टैंड आप नहीं लेंगे, लेकिन आपको शेड्यूल कास्ट का दर्जा चाहिए। तो ये जो है, ये स्थिति जो है, ये बीजेपी को के लिए एक तरह से अनुकूल स्थिति है कि जब इस तरह के नेता स्टैंड नहीं ले रहे हैं, वो बीजेपी के साथ उनके पिछलग्गू बन गए हुए हैं, उनकी पूंछ पकड़ के चल रहे हैं, तो बीजेपी क्या तो मनोबल बढ़ेगा ही। और बीजेपी के सामने ये उनका पूरा जो लक्ष्य है उसमें सत्ता पर कब्जा करना है ही, सोसाइटी को भी नियंत्रित करना है। और सोसाइटी को नियंत्रित कैसे करेंगे? वो सोसाइटी को नियंत्रित करना है जो ब्राह्मणवाद जो है उसके जरिए नियंत्रित करना है, जो सवर्ण वर्चस्ववाद है उसके जरिए नियंत्रित करना है। और कुल मिलाकर के ये प्रशासन तक को नियंत्रित करते हैं। इसलिए देखिएगा भोजपुर वाली घटना में पुलिस का जो बयान है वो इस रूप ऐसा लगता है जैसे दो आपराधिक गिरोहों के बीच में घटना हुई है, जबकि ये है नहीं। आप इस तरह करके ये किसी के घर पर बारात आई हुई है, उसके घर पर चढ़कर कोई गोलीबारी करता है और आप इसको दो गुटों में झड़प की बात बनाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या? देखिए, इसी चीज को हेमंत सर और समझेंगे और ये भी समझेंगे आगे आपसे कि जो इसका जो जाति का जो तनाव है वो क्यों है, और आगे और इसके जो राजनीतिक निहितार्थ हैं, और जो राजनीतिक दल, आप तो कुछ दलों की बात कर रहे हैं, वो और नेताओं की बात कर रहे हैं, खासकर जो दलित नेता हैं उनकी जिम्मेवारी बनती थी, तो आप उनकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि जो तेजस्वी जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपराध वाला नैरेटिव, उसमें उनके सहयोगी कितना उनका साथ दे रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। और नालंदा वाली घटना में जो जेडीयू ने रिस्पॉन्ड किया है उस पर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले आप हमें बताइए कि आरा में और भी वजह है, क्योंकि सत्ता लगातार माले ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया है, वहां से सुदामा प्रसाद, क्योंकि आपसे एक बार बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि सुदामा प्रसाद जी के आने के बाद एक खास किस्म की बौखलाहट जो है वो एक समूह में है, और उसके कारण भी बहुत सारे तनाव की स्थितियां वहां बनाई जाती हैं। हेमंत साहब। बिल्कुल, वहाँ आरा में सीपीआईएमएल के सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद फिर अज्ञाओं का जो विधानसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र में माले के मनोज मंजिल पहले थे, फिर उनको सजा हुई कोर्ट से तो उनकी सदस्यता चली गई, फिर दोबारा चुनाव हुआ तो फिर माले का उम्मीदवार वहां पर जीता, शिव प्रकाश शायद नाम है उनका, तो एक विधायक भी, एक सांसद भी है। तो माले के सांसदी जीतने की वजह से, विधायक की जीतने की वजह से निश्चित रूप से एक बहुत ही ज्यादा बौखलाहट दिखाई देती है, और उसका असर शासन में भी है। जैसा कि हम लोगों ने बहुत पहले चर्चा की थी कि वहाँ 26 जनवरी के कार्यक्रम के दौरान कैसे सुदामा प्रसाद के लिए कोई कुर्सी मार्क नहीं किया गया था, और डीएम के आने पर उनको उठ करके पीछे जाने के लिए कहा गया कि पीछे की कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए। तो ये तो अपने आप में बहुत ही अपमानजनक सलूक है। और दूसरा कि उनकी कई शिकायतें हैं जिसकी शिकायत उन्होंने लोकसभा के स्पीकर से भी की थी। तो ये जो पूरा ये उदाहरण बताता है कि अगर जो सोसाइटी में जो बीजेपी विरोधी जो ताकतें हैं, अगर वो विधायक बनते हैं या वो सांसद बनते हैं तो उनको कैसे काम नहीं करने दिया जाएगा, कैसे चलने नहीं दिया जाएगा,
फिर उनके आधार पर कैसे रिप्रेशन होगा, यानी कि जो उनका मतदाता समूह है उस पर भी रिप्रेशन होगा, उसका भी उत्पीड़न होगा, और उनके जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों के मान सम्मान से भी खिलवाड़ होगा, उनको काम भी नहीं करने दिया जाएगा। दोनों चीज आप देखिए उसमें, जब प्रतिनिधियों के मान सम्मान पर चोट होती है तो फिर जनता के मान सम्मान पर तो चोट तो स्वाभाविक है। जो अभी मैं कह रहा था कि ये जो घटना है वो घटना बिल्कुल बिल्कुल मान सम्मान पर ही हमला है, वो सामान बात नहीं है वो कि किसी के घर पर। और दूसरी बात यह है कि वो बिल्कुल कमजोर लोग नहीं है, यादव और कुशवाहा बिरादरी के लोग, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर, उनको आप दलित जातियों के तौर पर नहीं। कमजोर तो पासवान भी नहीं है। जो मुजफ्फरपुर की घटना है, जो औरंगाबाद की घटना है कि पासवान टोले पे चढ़ करके, अब दोनों ही जगह भूमिहार जाति के लोगों ने वहां 50-60 लोगों ने चढ़ करके हमला किया। जी, तो अभी जो घटना, जिस तरह की घटना है उसमें जो ये जो दलित लीडरशिप है उनका रिएक्शन देखिए, वो उनका रिएक्शन कितना ही निराशाजनक है। दूसरे की जो सरकार की जो कार्रवाई है उसमें कहीं कुछ नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और जेडीयू देखिए एक अलग पार्टी के तौर पर अब तक दिखती थी, उसका किस तरह से भाजपाकरण हुआ है उसमें आप देख लीजिए कि अभी एक तस्वीर आई है जिसमें आरएसएस का एक बड़ा समूह बना है, एक कुछ स्वदेशी टाइप का कुछ करने के लिए। उस समूह में जेडीयू के लोग बढ़ चढ़ कर शामिल हो रहे हैं। पूरा काम उस आरएसएस का, उसमें कुछ बुद्धिजीवी टाइप के लोग भी हैं जिनको लेकर के हम लोग भी बहुत भ्रम में रहे थे कि अब तक की वो, अरे ये तो बिल्कुल खांटी समाजवादी हैं और कर्पूरी जी के बिल्कुल चरणों पर ये उनके कदमों पर चलने वाले लोग हैं, उनके कदमों के निशान पर चलने वाले लोग ऐसे लोग। और मजेदार ये है कि ये स्वदेशी जो है पिछले 10 साल से बैठा हुआ था। आरएसएस का जो स्वदेशी मंच है वो तमाम तरह की संपत्तियां बेची जा रही थी, तमाम तरह का, अभी भी हो ही रहा है, लेकिन वो 10 साल से बैठा हुआ था, अभी सेफ्टी बॉल की तरह उभर करके सामने आ रहा है। जी हेमंत सर, तो उसमें अब जैसे नीरज कुमार जैसे कूद करके जो बयान दे रहे हैं वो पुलिस का बयान है। नीरज कुमार वहां की पार्टी की ओर से कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं गई, ठीक है, सरकार आपकी है, आप पुलिस का बयान कोट कर रहे हैं और सामने लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मेरा विपक्ष से भी सवाल है, तेजस्वी यादव से भी सवाल है कि आपकी पार्टी को फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने के लिए में क्या दिक्कत है? मौका वारदात पर जाने में क्या दिक्कत है? उससे जाने से कम लोगों को एक संबल मिलता है, लोगों का मोरल हाई होता है, और उनको उनके लिए न्याय की लड़ाई भी मुझे लगता है कि आसान हो जाती है, क्योंकि आपके पास जो तथ्य होंगे तो आप बीच लड़ाई में आपको कोई आपके ऊपर ये हमला नहीं होगा, काउंटर नहीं होगा कि हाँ आप झूठ बोल रहे हैं, चाहे आपने गलत बयानी की है। तो इन चीजों से बचना भी जरूरी है। और दूसरे की इस तरह के हमलों को लेकर के कि किस तरह इनके राजपाट में ऐसे जो सोसाइटी का हाशिए का समाज है उसको, उसके ऊपर किस तरह से उत्पीड़न और दमन लगातार बढ़ रहा है। पुलिस की भूमिका उसमें अपने आप में बहुत ही खतरनाक संकेत देती है। वो बताती है कि किस तरह से पुलिस उस कार्रवाई कर रही है, और वो कार्रवाई क्या है कि आप आगे बढ़ते हैं और उसमें अगर कोई लोकल अखबारों ने तो इस तरह की खबरों को छापना और ये करना उसको लगभग कम कर दिया है। अब जो यूट्यूबर हैं उनको एक तरह से धमकी मिलती है कि अगर आपने खबर चलाई तो आपको जेल भेजेंगे, आपको मुकदमा होगा। ये नालंदा वाली घटना में जो पुलिस का बयान है उसका अंतिम पैरा आप देखेंगे कि जिन लोगों ने जो भ्रामक खबर चलाई है उनके ऊपर में मुकदमा किया जाएगा। अभी मुजफ्फरपुर जिले में एक यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसने डकैती की खबर चलाई और उसको पुलिस को ये चीज पसंद नहीं थी कि इसको डकैती कहा जाए, तो उस पर मुकदमा कर दिया है। जबकि पुलिस के कहने पर उस यूट्यूबर ने अपने चैनल से ये इसको हटा दिया था, उस वीडियो को, फिर भी मुकदमा उस पर हुआ। तो ये पैटर्न जो दिखाता है कि किस तरह से यूपी वाला पैटर्न यहाँ पर आजमाया जा रहा है। उत्पीड़न भी होगा, खबरों को दबाया भी जाएगा और उसके बाद लगातार गलत बयानी भी की जाएगी। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि विपक्ष को हमलावर होना पड़ेगा। अभी वहां पर आपने देखा जैसे अखिलेश यादव वो रामजी हमलावर होगा कैसे? नीरज जी ने सामने ला दिया कि नाई जाति के जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसको मारने वाला यादव है। अब इसमें हमलावर कैसे होगा?
जबकि अपराधियों की शक्ति नहीं होती है। उनकी भाषा में जो जिस अंदाज में हम लोग बात कर रहे हैं जाति वर्चस्व वाला, उस अंदाज में तेजस्वी कभी हमलावर नहीं हुए अभी तक। वही मैं कह रहा हूं कि आपको इन चीजों को आगे जाकर के देखना पड़ेगा, उनके नैरेटिव में नहीं फंसना पड़ेगा। आपको ये दिखाना, आपकी फैक्ट फाइंडिंग टीम अगर गई होती तो ये सिर्फ पुलिस का जो एक तरफा बयान आया है उसमें कुछ, क्योंकि उस व्यक्ति की पत्नी का जो बयान था उस बयान के मुताबिक वो उस दिन कई शादी के कार्यक्रम थे, जिस वजह से वो एक व्यक्ति के कार्यक्रम में जो पूरा रिचुअल्स होता है उसका वो संपन्न कराने के लिए नहीं जा सके। इस खुन्नस में पिटाई और हत्या हुई है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल पर तो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम ही जाकर के असलियत सामने ला सकती थी। तो ये तो आपको करना चाहिए था। उसमें ये मैटर कि वो व्यक्ति जो जिसके बारे में पुलिस कह रही है कि हर्ष फायरिंग में जो ये था छर्रा था वो लगा और इस वजह से उसकी मौत हुई। तो अगर इसमें कोई भी यादव हो या गैर यादव, कोई भी किसी जाति का व्यक्ति हो, अगर ऐसी घटना हुई है तो उस घटना को लेकर के आप अगर वो उत्पीड़न का मामला है तो ये तो फैक्ट फाइंडिंग टीम पता कर सकती थी कि मसला क्या है। वो ऑल ऑफ सडन कोई घटना हो गई या उसमें उत्पीड़न का भी कोई एंगल है या नहीं है, ये देखने की जरूरत थी। तो इसको इन दलों में एकमात्र माले है मुझे लगता है महागठबंधन में, जिसका अपना एक खास किस्म का मैकेनिज्म है। उसके लोग फैक्ट फाइंडिंग में भी जाते हैं, उसके लोग ऐसे भी घटना स्थलों पे संघर्ष के लिए भी जाते हैं। तो ये एक मुझे लगता है ये मैकेनिज्म आरजेडी के पास नहीं है। लेकिन यही चीज कांग्रेस लैक करती है। कांग्रेस तो इनके नैरेटिव में भी साथ नहीं दे रही, बल्कि बीजेपी के नैरेटिव को इंडोर्स कर रही है और तेजस्वी के लिए संकट खड़ा कर रही है। जी वही मैं कह रहा हूं कि अभी इस तरह की घटना जो अज्ञाओं वाली घटना है, उस घटना में तो एक महागठबंधन की टीम जानी चाहिए और उसमें बड़े नेताओं को जाना चाहिए उस इलाके में लोगों से मिलने जुलने के लिए। आप तब देखते कैसा माहौल बनता। तो ये जो इतना दबदब करके दबी हुई जुबान में बहुत ही सहम करके टुकड़ों में बट के आप अगर करेंगे, और कांग्रेस के लोगों को देख लीजिए, हमको नहीं पता है कि कांग्रेस की कोई टीम गई है, कोई नेता गया है कि नहीं गया है। तो सिर्फ आप बयान जारी कर देते हैं। कोई देखिए होता क्या है कि पॉलिटिक्स में कोई एक घटना ऐसी होती है जो उस पर आपकी टाइमिंग क्या है, उस टाइमिंग दिखती है। उस एकदम एक्यूरेट टाइमिंग पर आपका बिल्कुल परफेक्ट उसमें रिएक्शन किस तरह का आता है। हो सकता है कि वो घटना बिल्कुल एक्सेलरेट हो जाए और वो बड़ा मुद्दा बन जाए, पूरे राज्य भर का मुद्दा बन जाए। ये जो मैं जो कह रहा हूँ कि ये मान सम्मान पर हमला है, इसको क्यों नहीं आप इस रूप में देख रहे हैं? आप क्यों नहीं वहां पर जा रहे हैं? तो ये मुझे लगता है कि ये विपक्ष की ओर से ये कमी साफ साफ दिख रही है। अब जो आप कह रहे हैं कि अब कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनी गई है, अब उसमें अगली बैठक होने वाली है। तो ये सब करने से कौन रोक रहा है? इन घटनाओं में आप जाने से कौन रोक रहा है? आप क्यों ज्वाइंटली क्यों नहीं इस पर कुछ कर रहे हैं? ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, ज्वाइंट प्रेस बयान जारी कर सकते थे। हाँ भाई, मतलब मेरा सवाल है कि आरजेडी अलग अलग चला रही है, लेकिन और माले अपने हिसाब से काम करती ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ना ज्वाइंट तरीके इसी नैरेटिव को जो आरजेडी और तेजस्वी पिछले 6 महीने से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं अपराधवादी, उसको आप कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। एक बात सर। दूसरी बात है कि कुछ आउटसाइड पैनलिस्ट कुछ सवाल कर रहे हैं जो डिस्कशन ही है, तो उसमें वो कुछ बातें कह रहे हैं जिसको हम लोग ऐड करेंगे। और लेकिन सबसे पहले एक तो इस पर टिप्पणी कर दीजिएगा जो मैंने कहा, और दूसरा इसमें पॉलिटिकल फायदा आने वाले दिनों में जो इस तरह का माहौल चौतरफा, एक मुजफ्फरपुर यानी कि वो नॉर्थ बिहार, एक औरंगाबाद वाला इलाका, वो आपका साउथ बिहार, और उसके बाद शाहाबाद का इलाका। तो ये सारे इलाकों, 3 इलाकों से तो हमने ये तनाव पर बात कर ली। तो ये तनाव जो है उसके कारण तो हम समझ गए, लेकिन इसके पॉलिटिकल निहितार्थ क्या होने वाले हैं इलेक्शन के दौरान। और आपसे माफी मांग रहे हैं नरेश पासवान जी, कह रहे हैं कि वो 1-2 दिन पहले जो उन्होंने टिप्पणी कर दी थी तो उसको लेकर उन्होंने शायद। जी हाँ हेमंत सर, क्या आपने पूछा था? 2 चीजें पूछी। एक तो हमने जो टिप्पणी की
उस पर आपकी टिप्पणी कि ये जो एक संयुक्त रूप से आप इसको यदि जो आप कह रहे थे उसी पे हमने आगे अपनी बात बढ़ाई थी। और दूसरी बात की इसके पॉलिटिकल जो चूंकि तीन पूरा बिहार ही एक तीन जातीय संघर्षों की कथा हमने सामने रखी है, तो बिहार का जो चुनाव होने वाला है और वो चुनाव निश्चित तौर पे सोशल जस्टिस बनाम होने वाला है, तो उसमें आप कहाँ कैसे कितना इसका असर देखते हैं? देखिए ये जो मसला है इसको विपक्ष को अगर विपक्ष इसको चाहता तो इन मुद्दों को लेकर के बहुत ही पूरे राज्य भर में एक माहौल बनाया जा सकता था। लेकिन विपक्ष की कमी ये साफ साफ मुझे दिखती है कि ये इनका नैरेटिव ये जंगल राज की याद दिलाते हैं, ये लालू यादव को चारा चोर कह करके प्रेस। अब तो लोग टीवी डिबेट में सीधे सीधे बोलते हैं और उनका सोशल मीडिया जो है उस पर वो लगातार इस तरह की बातें करते हैं। सवाल उठता है कि बिहार में इस तरह के दमन उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को लेकर के नीचे के लेवल से लेकर के और ऊपर तक एक धारावाहिक आंदोलन विपक्ष क्यों नहीं खड़ा कर रहा है? इन चीजों को लेकर जो आप कह रहे हैं कि ज्वाइंट रूप से इस पर होना चाहिए, निश्चित रूप से विपक्ष की एकजुटता का भी एकजुटता दिखाने का भी एक मौका है। लेकिन इन मौकों पर आप लगातार चूक रहे हैं और चूकने का मतलब ये है कि तब सवाल उठता है कि तब तो खोजा जाएगा कि खास करके जो विपक्ष में दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और आरजेडी, वो उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा होगा कि क्या ये किस तरह की एकजुटता है, कैसा कोऑर्डिनेशन बन रहा है। अरे भाई, कोऑर्डिनेशन जब बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव बन गए हैं, तो इस कोऑर्डिनेशन को एक साथ काम करते हुए तो दिखना भी चाहिए। यानी कि गाड़ी के गाड़ी का चारों चक्का जो है वो चलता हुआ दिखना चाहिए ना। पता चलता है कि गाड़ी का उसके लिए एक शायद मीटिंग इनकी होने जा रही है 24 तारीख का, 23-24 को है एक मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ठीक है, वो मीटिंग होगी, वो एक बॉडी बनेगी, उसमें सब जिम्मेवारी तय होगी। लेकिन जब कोई काम आप ज्वाइंट रूप से करना चाहते हैं तो उसकी झलक पहले से दिखने लगती है। वो तो मीटिंग आप एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, एक ज्वाइंट बयान भी कोई आ जाता, चाहे आपस में कोई बातचीत करके इस पर कोई टीम भेज देते। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन चीजों को लेकर के किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे पहलकदमी ले रहे हैं, इस पर तो ये दिखाई देता ही है। लेकिन जब आप इस रूप में करने लगेंगे तो नीचे लोगों में जागरूकता आने लगेगी, लोग इन सवालों को लेकर बातचीत करने लगेंगे। अन्यथा ऊपर से जो कुछ भी आप बयानबाजी कर लीजिए, सरकार पर जितना भी हमलावर हुई, लेकिन नीचे में वो जाकर के लोगों को जगाने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए आपको इन सवालों पर नीचे भी चर्चा हो, ऐसा आपको करना पड़ेगा। यह करने के लिए जरूरी है कि जब आपके लोग बातचीत करें, जो आपका लीडरशिप नीचे में है, अब जब ऊपर से आप बात करेंगे तब नीचे में लोग बात करेंगे। ये हो रहा है। लेकिन इस मामले में एनडीए की बार बार मैं कहता हूं कि एनडीए की एकजुटता जो है वो साफ साफ दिखती है, इनकी एकजुटता जो है वो नहीं दिखती है। हालांकि कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दिखता ये है कि आप एकजुट होकर के बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड ढंग से कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई हमलावर ये रणनीति पर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे इस मामले में एक एकजुटता तो एनडीए की है कि तेजस्वी और लालू जी और राबड़ी जी के काल को जंगल राज, आपराधिक भ्रष्टाचार आदि इत्यादि करार दे दे। लेकिन ये वाली एकता इधर महागठबंधन की तरफ नहीं दिखाई पड़ती है। देखिए, टिप्पणी है उस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, मुझे लगता है आप भी करना चाहेंगे। हालांकि लगातार बरसाती लाल वर्मा भी टिप्पणी किए जा रहे हैं, दलित और पिछड़ा आपस में ही लड़ते हैं, दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर को मजा आता है, फिर सामाजिक न्याय के लोग आपस में लड़ रहे हैं आदि इत्यादि। हालांकि आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो जाति वर्चस्व का यहाँ प्रसंग है उसमें जो 2-3 उदाहरण हमने रखे वो अपर कास्ट बनाम के भी रखे, और जो वो एक टिप्पणी है ये कर रहे हैं, बैजनाथ प्रसाद कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर आप टिप्पणी करना पसंद करेंगे। उनकी 2-3 टिप्पणियां हैं। अपर कास्ट का मतलब होता है सामंती विचार, मध्ययुगीन सोच को प्राथमिकता। ये बात तो ठीक है,
इसके बाद जो उन्होंने कही है वो उस पर टिप्पणी आप शायद करें, वो ये है कि क्रांतिकारी अथवा सुधारवादी आंदोलन को सबसे ज्यादा नुकसान दलित और अम्बेडकरवादियों ने किया। अब इसके बारे में बताइए सर। फिर से सवाल दोहराइए। क्रांतिकारी अथवा सुधारवादी आंदोलन को सबसे ज्यादा नुकसान दलित और अम्बेडकरवादियों ने किया है। मैं तो इसको इस टिप्पणी को खास करके, मेरा तो नजरिया है कि ये जो है ऊंचे 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 पैदान पे बैठ करके, जैसे है ना मैंने तार खड़खड़ाते केवल चिल्ल गिद्धी गाते वाले लाइन पे ऊपर से ऐसे देखना नीचे को, मुझे ऐसे दिखाई पड़ता है। हेमंत जी, आप कैसे? ये इस तरह की जो बातें जो लोग करते हैं, मैं समझता हूँ कि एकांगी बात करते हैं। उसी तरह आप देखिए कि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो क्रांतिकारी धारा के बारे में यही बात कहेंगे। दोनों ही एक तरह से एकांगी बात करते हैं, दोनों कहीं पर, जबकि मेरा मानना है कि दोनों कहीं न कहीं मिलती हुई धारा है। इसलिए आप देखिए कि अब कम्युनिस्ट पार्टियों में भी जय भीम लाल सलाम हो रहा है। ये क्या है? मैं इसको एक मिलन मानता हूँ, इसको वैचारिक ये तालमेल मैं मानता हूँ। तो इसको इस रूप में ये देखना कि ये पूरी तरह खारिज करना कि इन लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलनों का बहुत नुकसान किया है, देखिए वो नुकसान इसकी चर्चा क्रांतिकारी सुधारवादी आंदोलनों का भी नुकसान किया, ये संकट। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि संघर्ष मान लिया कि हथियार को लेकर के अम्बेडकरवादियों को रहता है, उसको माने आपत्तियां रहती हैं, लेकिन जी, तो वही मैं कह रहा था कि ये दोनों तरह में अतिवादी सोच है। उधर क्रांतिकारियों की ओर से भी कहा जाता है कि ये लोग जो है सिर्फ जाति के सवाल पर अटके रहते हैं, और दूसरी तरफ इन लोगों की तरफ से कहा जाता है कि ये जाति के सवाल को ही कौन कर जाते हैं। तो एक तरह से ये एक और बाकी चीजों पर चर्चा ही नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों धारा जो है वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करने वाली धारा है, और दोनों का लक्ष्य जो है वो समाज में बुनियादी बदलाव ही है। इसलिए दोनों को दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि एक मित्र शक्ति के रूप में ही हमको देखना चाहिए। और जो टकराव है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उन कॉन्ट्रडिक्शंस का तो वो तो ड्यू कोर्स में वो खत्म भी होता है, एकता भी बनती है। जो अभी मैंने कहा कि जय भीम लाल सलाम भी हो रहा है, तो ये क्यों हुआ? एक दौर आया है कि जब इन चीजों पर एकता बनी है। जी बिल्कुल। एक अब आखिरी सवाल इस बात की बातचीत का, फिर हम लोग 4 बजे मिलेंगे। मैं हेमंत जी से ही आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ हों। 4 बजे हम लोग जो बात करते हैं, 4 बजे हमारा राउंड अप होता है कुछ खास खबरों को लेकर के, जिसमें लोगों के सवाल जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो उनको ज्यादा एड्रेस करते हैं, और हमारे विश्लेषण थोड़े थोड़े हल्के हल्के चलते हैं। तो ये जो तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए? तेजस्वी यादव तो कर रहे हैं, कुछ ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, आरजेडी भी नैरेटिव रचना की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें आपको क्या लगता है और क्या करना चाहिए? क्योंकि मिथिलेश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अखिलेश यादव से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा, मैंने अपने बातचीत में ये बात कहा था कि यूपी में अखिलेश जिस तरह से आक्रामक है, उससे सीखने की जरूरत है। यहाँ भी इस घटना को लेकर के भी मुझे लगता है कि ये काम होना चाहिए था, और अभी तेजस्वी को जिम्मेवारी मिली है कि उनको कोऑर्डिनेटर संयोजक घोषित कर दिया गया हुआ है, तो निश्चित रूप से उनको पहल करनी चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था एटलीस्ट कम से कम कि आइए हम लोग बैठकर इस पर विचार करते हैं, एक टीम भेजते हैं। तो यही अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। इन घटनाओं पर राज्य भर में आप धरना प्रदर्शन का कोई कार्यक्रम ले सकते थे, तो ये सब करने से कौन रोक रहा है आपको? ये तो करना चाहिए। जो मैंने कहा कि आपके ऊपर कोई अगर जिम्मेवारी संयुक्त विपक्ष की अगर दी गई है, तो वो तो आज ही से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मीटिंग हो जाएगी उसके बाद तय हो जाएगा, उसके बाद जब उसमें ये उसका ढांचा बन जाएगा, उसके ऑफिस क्लियर बना दिए जाएंगे, तब जाकर के आप कुछ करेंगे। आपको तो नामित कर दिया गया है कि आप कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपको तो पहल करना चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? कदमी अगर आप नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की आक्रामक घटनाएं जो हैं वो धीरे धीरे सबसाइड कर जाती हैं, और उसका फायदा जो है अंततः वे लोग उठाते हैं जो लोग इन घटनाओं को प्रश्रय देते हैं, चाहे शामिल होते हैं। वो लोग कहेंगे अरे देखिए आपका नेता जो है कुछ तो किया नहीं उसने,
बिल्कुल। आरजेडी मुझे लगता है कि अपने ही लोगों को समझा पा रही है क्या, क्योंकि देखिए अभी वो हम लोग शाम में और बात करेंगे, 8 प्रोफेसरों को या विश्वविद्यालयों से जुड़े लोगों को अपना प्रवक्ता बनाया है। अलग अलग शायद डाइवर्सिटी है कि नहीं वो देखना होगा, लेकिन मतलब डाइवर्सिटी तो है, कास्ट डाइवर्सिटी है उसमें, और वो बनाया है उन्होंने। और दूसरी तरफ जो उन पर लगने वाले जो इमेज बिल्डिंग जो आरोप हैं, उन आरोपों के बरक्स नीतीश और बीजेपी के कार्यकाल में अपराध और उसकी भ्रष्टाचार की सूची वो बना रहे हैं। तो कितना कन्विंस कर पा रहे हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बरसाती लाल वर्मा जी करेंगे, दलित पिछड़े आपस में ही लड़ते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं, समाज है और समाज में ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। जब हम लोग ये मानते हैं तो ये दूसरी बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन लड़ाइयों का अपना भी फर्क होता है। कुछ लड़ाइयां होती हैं और कुछ संघर्ष होता है। कौन सी लड़ाइयां हैं? लड़ाइयां छिटपिट होती हैं, कुछ अलग कारणों से भी होती हैं। संघर्ष सीधे चिन्हित है बरसाती लाल वर्मा जी, जो यहाँ मोहन भागवत ने कहा कि ब्राह्मण दुर्भाग्य बहुत दिनों तक नहीं रहा, और ये जो बीजेपी आरएसएस अभी कर रही है उसका। हेमंत जी कोई और टिप्पणी करना चाहें तो? एक बात कहना चाह रहा हूँ तो संजीव जी की जो भागवत साहब जो कह कर गए हैं, निश्चित रूप से उनके लिए तो दुर्भाग्य के दिन खत्म होंगे, लेकिन बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य के दिन शुरू होने वाले हैं। ये उसकी झलक अभी से मिलनी शुरू हो गई है। जो इस तरह की घटनाएं हुई, जैसे कि बिहार आप देखेंगे कि पूर्णिया में काजल मंडल की हत्या हुई, वहां औरंगाबाद में कोमल पासवान की हत्या हुई, उसमें एलजेपी के जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी का महत्वपूर्ण पदाधिकारी शामिल, कोई कार्रवाई उन्होंने उसके खिलाफ नहीं की, कुछ नहीं हुआ, बल्कि जांच की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये है, बिल्कुल ये है। और कहने वाले हैं निश्चित तौर पे अब अंतिम टिप्पणी के साथ, इनकी टिप्पणी के साथ मैं अपनी बात कहूं कि जोर शोर से शंख, घड़ियाल और डीजे बजाने वाले दूसरों को शांत रहने की बात करते हैं। मस्जिदों के सामने भी जाकर के खूब बजा लेते हैं, कुछ जिस तरह के आक्रामक बात करते हैं, उसके बाद निरीह बन जाते हैं कि उन पे पत्थर चलाया। तो एल आर भारती, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। आप सही कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं और वही लोग कभी नालंदा में, कहीं आरा में गोलीबारी करते हैं, गोलियां चलाते हैं। जब पिछड़े और दलितों के घर पे, और एक सर उसमें देखिए यादव और कोयरी जाति के लोग हैं जो उसमें, जिन पर ये हुआ है, तो किस तरह से जो स्पेस है वो स्पेस पे एक दूसरे से इंगेज होते हैं, कौन सी जातियां इंगेज होती हैं और कौन सी जातियां बाहर रहती हैं, इससे ये भी पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर 4 बजे, रात 9 बजे भी जरूर रिवर्स टॉक में, और 4 बजे राउंड अप बिहार का करेंगे, टी टाइम राउंड अप। नमस्कार। आउटसाइड पैनलिस्ट